मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज में वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल डीपली कर चुके हैं, जिससे आपके मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन और इंटरव्यू में अगर आपको उस समय की सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कंडीशंस वाया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स पूछी जाती है तो आप आंसर कर सकते हैं। भारत में हमेशा से एक कंसेप्ट रहा कि जिस तरह के शासक रहे, नीतियां भी वैसी ही बनती रहीं। ऐसे में जब हम ब्रिटिश पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, हम शासक को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौर के शासक गवर्नर जनरल ही हुआ करते थे। वो बात अलग है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ से ही नियम बनाए जाएंगे और उन्हीं नियमों की पालना भारत में रहते हुए इन्हें करना है। लेकिन डिस्टेंस लंबा होने की वजह से, ऑन द स्पॉट इनके पास अथॉरिटी होने की वजह से, रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट की शब्दावली में कमियां, वेगनेस और उनकी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस की वजह से इनके हाथों में भी बहुत सी अथॉरिटी रहती थी, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ से आई हुई नीतियों को लोकल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग और जो रेलेवेंट सिचुएशन रहती थी उसे भांपते हुए परिवर्तित कर दिया करते थे। ऐसे में इन शासकों को, इनके चरित्र को, इनके बैकग्राउंड को और इनके द्वारा उठाए गए कदमों को समझे बिना आप बेहतर वे में ब्रिटिश पीरियड को नहीं समझ सकते। उसी कड़ी में पढ़ते हुए हमने रॉबर्ट क्लाइव पढ़ा, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ा, कॉर्नवालिस पढ़ा और वेलेस्ली। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम लॉर्ड मिंटो को पढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो दो नाम से जाने जाते हैं। पहला इनका लॉर्ड मिंटो, ये अर्ल 1 है। इसके बाद इन्हीं के पोते लॉर्ड मिंटो अर्ल 2 के नाम से आएंगे, जो 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देने के लिए जाने गए हैं। उस समय मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही वोट डाल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी, जिसने ऑफिशियली इंडिया में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की मुहिम पर मोहर लगा दी थी। हम उन्हें नहीं पढ़ रहे, हम लॉर्ड मिंटो 1 को पढ़ रहे हैं और ये अर्ल 1 काउंट होते हैं और इनका समय 1807 से 1813 है। इन्हें अलग अलग टाइम पे जाना जाता है, 1806 से 1813 भी, 1807 से 1813 भी। 1806 से 7 का फर्क सिर्फ इसलिए है, मैंने कल भी बताया था, 1806 में अपॉइंटमेंट हुई है, पानी वाले जहाज में भारत आने में समय लगता है। 1807 में इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया है। 1813 तक ये भारत में रहते हैं। इस समय अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के साथ, इस समय काबुल के साथ संधि यानी कि अफगानिस्तान के साथ, इस समय तेहरान यानी कि ईरान पर्शिया के साथ संधि, बुंदेलखंड की एनर्की को कंट्रोल करना, आमिर खान यानी कि पिंडारियों को कंट्रोल करना, और यही है जिनके समय में वेल्लोर की जो म्यूटिनी हुई थी, उस म्यूटिनी के जो भी प्रिजनर्स थे उनका क्या डिसीजन किया जाए इन्होंने निकाला। यही है जिन्होंने जॉसमिस पायरेट्स, जो कि अरेबिया के इलाके को सदियों से लूटते रहे, उन्हें कंट्रोल करने का काम किया। तो पायरेसी से लेकर के इंटरनेशनल रिलेशंस तक और फ्रांस के थ्रेट को सदा के लिए खत्म करने के लिए लॉर्ड मिंटो की फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फॉरेन पॉलिसी के दम पर आज दिन तक भारत के संबंध वहां पर चल रहे हैं, और वही फॉरेन पॉलिसी थी जिसने आगे जाकर के लॉर्ड डलहौजी के समय में सिंध की बात करें, आगे अफगानिस्तान की बात करें और पंजाब, तो लॉर्ड डलहौजी ऑनवर्ड इन चीजों को हम कंट्रोल कर पाए। उसमें पहला इंटरवेंशन स्ट्रांगली लॉर्ड मिंटो के समय में हो चुका था। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे और करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। लॉर्ड मिंटो, देखिए ध्यान से बेटा, वो छोड़ो उधर, इधर आओ, पढ़ाई में आओ। लॉर्ड मिंटो का क्या खेल था आप सब जानते हैं। इसके पहले वेलेस्ली, तो 1805 में वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया था। वेलेस्ली को वापस बुलाने का कारण ही ये था कि वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस के तहत बहुत बड़ा इंडिया का ज्योग्राफिकल लैंडमास ब्रिटिश अधीन कर लिया गया था, ब्रिटिश सुजरेनिटी के अंदर आ गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भयभीत थे दो बातों से। कारण ये, पहला, जब आप इस तरह से सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं किसी इंडियन स्टेट को, तो इन ट्रीटीज के थ्रू आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं उनके बॉर्डर प्रोटेक्ट करने की। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमेशा से इस बात से टेंशन में रहते थे कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कैरेक्टर एक कमर्शियल बॉडी से तेजी से पॉलिटिकल बॉडी में परिवर्तित होता गया, तो इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार यानी कि पार्लियामेंट का अधिकार बढ़ता जाएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अधिकार घटता चला जाएगा। इसकी वजह से उनकी कहीं जगह ही नहीं रहेगी, ये पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमेशा से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल ऑपरेशन के तौर पर देखते रहे, और उनका उद्देश्य ये रहा करता था कि जब हम ट्रीटीज करते हैं किसी इंडियन स्टेट के साथ, ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, और जब हम इनको सेटल करने के लिए इनके पास अपने एमिसरीज, अपने एनवॉयज भेजते हैं, अपने मिशन भेजते हैं, वो कई कई लाखों पे खर्चा बैठता है आकर के, क्योंकि वो मिशन ईजी नहीं होते हैं। इस वजह से ये बर्डन हैं जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ खड़े होते हैं। तो वो हमेशा से इन ट्रीटीज को डिसरिगार्ड करते थे। आपने देखा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी
जब ये कहा गया था कि किसी भी तरह की एक्सपेंशन नहीं होगी, उसमें ये भी कहा गया था कि ट्रीटीज को भी मान्यता फिर नहीं दी जाएगी अगर किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं होगी। ये इसी वजह से कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बाद में पार्लियामेंट के उन प्रावधानों में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए हुए करारों में कोई शक्ति नहीं रहेगी ट्रीटीज में, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी उन ट्रीटीज को करना अबेंडन करे और अपने आप को एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ना लेकर के आए। ये एक इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन वेलेस्ली का कहना यह था कि मजबूरियां थी, नेपोलियन का आक्रमण था और भारतीय शासक उनके साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे जैसे टीपू, तो मुझे ये करना पड़ा क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट भी तभी तक सेफ गार्डेड है जब पॉलिटिकली इंडिया हमारे कंट्रोल में है। जब ऐसा नहीं है, इंडियन रूलर्स हमारी पॉलिटिकल पकड़ से बाहर हैं, तो हमारे किसी भी तरह के व्यापारिक लाभ भी वहां पर नहीं रह सकते। तो ऐसे में अब ये माना गया था कि नहीं, वेलेस्ली की इस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की अब नीड नहीं है, हमें वापस से कॉर्नवालिस को भेजना है और स्टैंड स्टिल पॉलिसी को फॉलो करना है। और कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया ढांचे को जन्म, जिसे जॉन शोर ने प्रॉपरली पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के नाम पर डेवलप किया था, हमें वो दोबारा लेकर के आनी है। तो इसलिए वेलेस्ली को वापस बुला करके भारत में फिर से कॉर्नवालिस सेकंड टेन्योर पूरा करने के लिए आए। लेकिन कॉर्नवालिस भारत आए, बरसाती मौसम था, बरसाती मौसम में एलर्जी, सांस की दिक्कतें और सांस का खिंच जाना, ऐसे में जान निकल गई उनकी। आने के बाद मृत्यु को गति को प्राप्त हो गए और ऐसे में अंतरिम प्रबंध करना था ब्रिटिशर्स को। तो अंतरिम प्रबंध के तौर पर इंटरिम गवर्नर जनरल बने हैं जॉर्ज बार्लो। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें से इंटरिम गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज बार्लो। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, इस यहाँ पर अक्टूबर 1805 से जुलाई 1807 तक इंटरिम गवर्नर जनरल के तौर पर कौन बैठा है? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के समय के कौन से मुख्य काम देखे जाते हैं? सबसे पहले जॉर्ज बार्लो के द्वारा 1806 के दौरान बैंक ऑफ कैलकाटा ओपन किया गया। ये जो बैंक ऑफ कैलकाटा था, आने वाले दिनों में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, आज़ादी के बाद यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाने का काम कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज बार्लो के द्वारा। ये सारे मुख्य काम याद रखने हैं आपको बेटा, क्वेश्चन आते हैं। वेलेस्ली के विषय में भी ये सब बातें पूछी जाएं तो फोर्ट विलियम कॉलेज उसके समय में बना, बंगाल में बंगाल भवन है अभी उसके समय में ही बना, और ये राजभवन जिसे हम कहते हैं किसने बनाया? बोलो जोर से, वेलेस्ली। इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखा करो। ओके, इसी तरह से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उससे भी पहला नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, ये 1806 में जॉर्ज बार्लो के समय में बना है। जॉर्ज बार्लो के समय में एक घटना और घटित हुई भारत में, जिसे हम वेल्लोर की म्यूटिनी कहते हैं। ये वेल्लोर की म्यूटिनी क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, आप सभी 1857 के विद्रोह से तो अवगत हैं, जानकार हैं, एक्वेंटेड हैं, आपको पता है वो क्या है। आप सभी को पता है कि गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस, उन कारतूसों को काटने की वजह से बैरकपुर में विद्रोह हो जाता है, और ऐसे में वो विद्रोही उस समय में जो मुगलिया सम्राट हुआ करते थे बहादुर शाह, उसे वापस से दिल्ली के सम्राट यानी कि भारत के सम्राट घोषित कर देते हैं। ये म्यूटिनी बहुत फेमस रही, अलग अलग स्तर पर इसको लड़ा गया। वो कौन कौन लोग लड़ते रहे उनमें सब शामिल रहे। आप सबको पता है पेशवा को डिस्बैंड करके उत्तर प्रदेश भेजा गया था, तो पेशवा के भी वंशजों ने इसको समर्थन दिया। आपको पता है कि अवध की बेगमों को लूटा गया, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। आपको पता है कि झांसी की रानी ने भी इसका समर्थन किया, तांत्या टोपे ने भी इसका समर्थन किया। तो यह सभी लोग हैं जिन्होंने उस समय के 1857 के विद्रोह में शिरकत की थी। लेकिन इस 1857 के विद्रोह से ठीक 50 साल पहले एक विद्रोह हुआ था, और वो प्रेडेसेसर काउंट होता है, प्रिल्यूड काउंट होता है 1857 के रिवॉल्ट का, और वो है म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर। वेल्लोर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? देखिए, भारत में जब हम इस एरिया को देखते हैं तो तमिलनाडु, यहाँ पर एक जगह है वेल्लोर। देखो, वेल्लोर इज वेरी फेमस आज की डेट में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर। भारत ही नहीं, एशिया भर से लोग जब लाइलाज जब हार जाते हैं तो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। उसी की एक ब्रांच लुधियाना में, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो वेल्लोर इज वेरी फेमस अभी भी। तो तब वेल्लोर की अगर हम बात करें तो वेल्लोर में वेल्लोर फोर्ट हुआ करता था, वेल्लोर का किला। अब ये वेल्लोर आता है तमिलनाडु, और आपको मैंने ये बता दिया था कि वेलेस्ली के समय में ही टीपू सुल्तान को 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हराया, कार्नेटिक को अनेक्स किया गया,
तंजौर के साथ सब्सिडरी अलायंस किया गया और कार्नेटिक, मैसूर और मालाबार को मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी किसने बनाई है? बोलो, वेलेस्ली। वेलेस्ली बहुत जरूरी पर्सन है। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट सेंट डेविड कुडलूर, यहीं पर एक जगह है वेल्लोर का फोर्ट। दैट वेल्लोर फोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके अधीन आएगा? द कमांडर इन चीफ ऑफ द मद्रास। और कमांडर इन चीफ ऑफ द मद्रास कौन है उस समय में? कड्डॉफ। कौन है? कड्डॉफ। मैं अभी यहाँ पर उसके स्पेलिंग लिख देता हूँ। अब होता क्या है, देखिए 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, उसको मार दिया गया, उसके बाद उसकी बेटी, बेटे और पत्नी तो जीवित थे, उन्हें वहां से कहाँ भेजा गया? वेल्लोर। तो वेल्लोर के फोर्ट में कई सारे पैलेसेस थे, उनमें से एक पैलेसेस में टीपू सुल्तान का परिवार भी रह रहा था। और उनके इन बच्चों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है जिसका नाम है फतेह हैदर। क्या नाम है? फतेह हैदर। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है फतेह हैदर के समय में, आओ समझाएं आपको। मुद्दे की बात यह है कि वेल्लोर में जो वहां का कमांडर इन चीफ मद्रास का जिसका नाम है कड्डॉफ, इसके द्वारा नया ड्रेस कोड लाया जाता है। इसे सख्त इत्तला दी जाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कि इंडिया में जब भी नया कोई ड्रेस कोड लाओगे, पहली बात तो नीड नहीं है, और अगर लेकर के आते हो लोगों की रिलीजियस कल्चरल सेंटीमेंट को बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं अपने कल्चर और रिलीजन को लेकर, अपने कस्टम को लेकर के। लेकिन कड्डॉफ के द्वारा ये कहा जाता था कि लगता ही नहीं है कि आर्मी आर्मी है। जो वेल्लोर में 3 बटालियन है इंडियन की, तो देख के लगता ही नहीं कि यार ये किसी तरह की कोई आर्मी है। अपनी ही पगड़ी पहन करके आते हैं, किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, किसी ने मूछें लंबी कर रखी कानों तक, कोई रोज मस्तक त्रिपुंड बना करके आता है, कोई चंदन लगा करके आता है, कोई अलग अलग एम्बलम रिलीजन के लगा करके आ जाता है। इस तरह की आर्मी लोगों में एक डिसिप्लिन स्टैब्लिश नहीं करती। लोगों में हमारा जो एक पूरी तरह से डेकोरेटेड वर्जन ऑफ द आर्मी रहती है उसे स्टैब्लिश नहीं करती। तो ये दिस इज नॉट द वे। हमें एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इनके लिए लाना पड़ेगा। इसलिए तो फिर नाम उसका यूनिफॉर्म होता है ना, जो एक जैसा है वही तो यूनिफॉर्म है, वर्दी। ओके, तो हमें एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हेड ड्रेस हम डिसाइड करेंगे, अपनी अपनी पगड़ियां और अपनी अपनी टोपियां नहीं पहन सकते। तो इसके लिए इसके द्वारा ये कहा गया कि आज से आप सभी हैट पहनेंगे राउंडेड, और वो हैट के ऊपर गाय के चमड़े से बनी हुई कलगी लगी होती थी। तो पहले तो गाय के चमड़े से बनी हुई कलगी, फिर हैट, और हैट यानी कि टोपी उस समय निशानी थी कि या तो इसे यूरोपियन पहनते हैं या वो भारतीय पहनते हैं जो क्रिश्चियनिटी में बदल चुके हैं। तो इसलिए लोगों को लगा कि टोपी पहना के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमें हमारे लोगों से तड़ी पार करा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो हम इनके गुलाम। क्योंकि जब आप अपने धर्म से ही वंचित हो गए तो गुलाम। इसलिए तब से कहावत है कि टोपी ना पहना। इसलिए तब से कहते हैं कि टोपी पहना दी मैंने उसे, मतलब खत्म कर दिया, उसका दिमाग घुमा दिया मैंने। तो टोपी पहनाना टोपी ना पहना की कहानी तब से चली। तो हेड पहना देना चाहते थे। लोगों में रिसेंटमेंट, जिनमें उन सिपाहियों में जो भारतीय सिपाही हैं ब्रिटिश बटालियन में, ओके, ब्रिटिश आर्मी में। अब हुआ क्या आगे, दूसरा नियम लेकर क्या है कि जितने भी ये मुल्ला हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, दाढ़ी एकदम क्लीन शेव, एक बाल दिखना नहीं चाहिए मुंह पे, मूछें एकदम कटाकट। और जितने भी हिंदू हैं जो माथे पे जो भी लगा लगा करके आ रहे हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सन रह गए, कहते माथे पे कुछ नहीं होगा, न चंदन, न टीका, न कोई एम्बलम, और दाढ़ी ही मतलब सदियों से जो लेकर के चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, चमड़ा गाय का सर पे। तो ये सारे रूल के खिलाफ उनके अंदर रोष था। सबसे पहले कुछ सैनिकों ने इसके प्रति रोष पैदा किया, 90 कोड़े मार के उन्हें फोर्ट सेंट जॉर्ज में भेज के बंद करा दिया। 3-4 दिन के बाद कुछ और सैनिकों ने रोष प्रकट किया, 50 कोड़े मार के उन्हें फोर्ट सेंट जॉर्ज में बंद करा दिया। अब सैनिकों ने यह तय किया कि ऐसे अकेले अकेले विद्रोह करने से कुछ नहीं होगा, कोड़े मार मार के बंद करा दे रहे हैं, अब कुछ और करना होगा। क्या करना है? 1806 9 जुलाई टीपू की बेटी की शादी वेल्लोर के किले के उस पैलेस के अंदर जहां ये रह रहे थे। देखो टीपू मरा है, बच्चे अपना जीवन तो नहीं छोड़ेंगे, विवाह शादी का मन सबका करता है और परिवार बढ़ाने का अधिकार सबको है। तो टीपू की बेटी की भी शादी होनी जरूरी थी। टीपू की बेटी की शादी का पूरा मंच सजने वाला है। ऐसे में लोगों ने, जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उन्होंने इस शादी का बहाना बना करके वेल्लोर के किले में दाखिला ले लिया, दखल हो गए, शादी के बहाने एंटर कर गए, मास एंट्री हो गई, वरना एंट्री किधर से मिलनी थी। दूसरी प्रॉब्लम,
हफ्ते में 2 बार अंग्रेज फील्ड ड्रिल किया करते थे। फील्ड ड्रिल जब हम कहते हैं फील्ड प्रैक्टिस। ऐसे में होता ये था कि जितने भी सैनिक हैं वो इन किले की दीवारों के बगल में अपनी अपनी हट में अपने अपनी फैमिली साथ रहते थे, लेकिन फील्ड ड्रिल जिस दिन सुबह होनी होती थी उसके एक दिन पहले ये किले के अंदर एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। और 10 जुलाई को वही होनी थी, 9 जुलाई को इन्हें इकट्ठा कर दिया गया। तो एक तरफ से सैनिक इकट्ठे कर दिए गए किले के अंदर, और दूसरी तरफ शादी के नाम पर लोगों को आगमन, लोगों की एंट्री करा दी गई। वो लोग जो इन लोगों को यूज कर रहे थे कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम तुम्हें समर्थन करते हैं, अब कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, इनके हाथ से कमान छीन लो। तो ऐसे में 9 जुलाई चल रही है, शाम हुई, मिडनाइट हुई, रात। अब रात का समय है 12-1 बजे का समय होते ही इन्होंने अपना काम शुरू किया। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके टेंटों में घुस करके पहले उन्हें मारा, 14 ब्रिटिश अफसर मार दिए, 100 से 150 अदर जो ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश इंग्लिश मैन, उन्हें खत्म कर दिया। और पूरी तरह से वेल्लोर का किला अपने कब्जे में लेकर के फतेह हैदर को राजा घोषित कर दिया, टीपू के बेटे को, और टीपू सुल्तान की मैसूर रियासत का झंडा फहरा दिया। ओके, यूनियन जैक उतार दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी। आपको नहीं लगता 1857 के रिवॉल्ट से मैच करता है? वहां पर भी बहादुर शाह को आपने शासक घोषित किया, वहां पर भी आपने मुगलों का झंडा फहरा दिया, यहाँ पर आपने टीपू सुल्तान का झंडा फहरा दिया, और आपने फतेह हैदर को किंग घोषित कर दिया। अब मुगलों एक चीज और होगी जो सिमिलर है, अगली कहानी। जैसे वहां पर बहादुर शाह रिलक्टेंट था कि मत करो ऐसा, बहुत बुरे अंजाम होंगे, मुझे बुढ़ापे में गाँव मरवाना, वहीं पर इस पर्टिकुलर टाइम पर फतेह हैदर भी रिलक्टेंट था और मिडवे में साथ छोड़ गया था, मिडवे में साथ। हालांकि ऐसा आरोप लगाया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, इंस्टिगेट फतेह हैदर ने किया था। ये जो जितना भी ड्रेस कोड लाया गया, इसके वजह से लोगों में रोष तो था, लेकिन लोगों को इंस्टिगेट करने का काम फतेह हैदर ने किया था, ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश बुक्स में, ब्रिटिश लिटरेचर में। जो भी है ये कहानी गढ़ी गई। एक अफसर वहां से निकल करके सीधा पहुंच गया कहां पर, आरकोट। वहां से 24 से 26 किलोमीटर दूर आरकोट का किला था, और वहां पर जा करके उसने मदद लेनी चाहिए। जब वहां से मदद मांगी गई, उस समय का सबसे तक्कड़ सेनापति रोला जलेस्पी, उसके अधीन सेना आगे बढ़ी, और उन्होंने आकर के सुबह तक इन्होंने वेल्लोर कब्जा किया था, मिड डे तक, एक दिन का खेल था, उन्होंने आकर के इनसे कब्जा ले लिया। अब समय था नतीजे का, इनके साथ करना क्या है। 100 लोगों को दीवार के साथ लगा के पीठ पे गोलियां मारी, उनकी गिच्चियों में, उनकी गर्दनों में। जो बाकी बचे थे उन्हें बम तोप के गोलों से उड़वाया, और जो बाकी बचे थे उन्हें ये कहा कि इन्हें समुद्र पार भेजो, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस समय जो हिंदू थे उनके लिए मौत की सजा से भी ज्यादा घातक था समुद्र पार जाना, समुद्री यात्रा। तो उन्हें समुद्र यात्रा के लिए मजबूर किया गया। ये सारी चीजें भारत में चल रही थी। और इसके अलावा जो और परिवर्तन हुए, अंग्रेजों ने इससे सबक सीखा। सबक ये था, ड्रेस कोड डिसबैंड कर दिया, हैट डिसबैंड कर दी, किसी भी तरह के इस तरह के परिवर्तन जिनसे लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हाथ होते हैं उनको खत्म कर दिया गया। ये सारे परिवर्तन उनके द्वारा किए गए। इस समय आपको मैं क्लियर कर दूं कि मद्रास के गवर्नर के तौर पर विलियम बेंटिक यहाँ पर बैठे हुए थे। विलियम बेंटिक और कटऑफ को वापस बुलाया गया। विलियम बेंटिक को लंबा अनुभव है भारत का, और मद्रास की इस वेल्योर की मिटनी को उन्होंने नजदीकी से देखा था। यही कारण है कि जब वो 1826-29 के अराउंड भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल बन करके आएंगे, उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इंडियन एक्टिविटीज का, और इसीलिए वो फिलैंथ्रोपिक भी थे, क्योंकि उन्होंने नरसंहार पहले से देखे थे, और वो ये जानते थे कि जब भी लोगों के कस्टम कल्चर मैनर की बात आती है वो किस लेवल पर म्यूटिनी तक उतर आते हैं, रिवोल्ट तक उतर आते हैं। इसलिए उन्हें राजा राम मोहन राय का समर्थन चाहिए था बड़े लेवल पर। जब वो सती एबोलिशन एक्ट लेकर के आए 1829 के अंदर, वो उनके समर्थन के बिना वो एक्ट नहीं ला सकते थे, ये बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आने वाले दिनों में बेटर रिलेट कर पाए विलियम बेंटिक को। सजा के तौर पर इन दोनों को वापस बुलाया गया, और 2 नए मेंबर को भारत में भेजा गया। जो भी परिवर्तन किए थे उन्हें डिसबैंड किया गया, और डिसाइड किया गया कि आज के बाद जो 3 इंडियन बटालियन हुआ करती थी वेल्लोर में, तीनों की तीनों इंडियन बटालियन यहाँ से खत्म की जाए, बर्खास्त की जाए, डिसबैंड की जाए, और ब्रिटिश बटालियन को ज्यादा किया जाए, ब्रिटिश बटालियन यहाँ पर बढ़ाई जाए। आई बात समझ में? और आज के बाद डिसाइड कर दिया कि कभी भी इंडियन सोल्जर फ्लॉग नहीं करेंगे, फ्लॉगिंग नहीं होगी, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकता उनका। आज के बाद जब भी वो इकट्ठे पाए जाएंगे उसी समय उन पर कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ऐसे में भारत आना था मिंटो को, और जो भी भारत आता था मेडागास्कर वाला केप ऑफ गुड होप का रास्ता पार करके, उसको कैसे मद्रास होके जाना। तो पहले मद्रास उतरते थे, भारत का पूरा जायजा लेते थे, मद्रास के बारे में समझते थे, फिर बंगाल जाते थे। तो मद्रास का जायजा लेते हुए उनके सामने 2 पर्सन थे। अब जो लोग प्रिजन में थे, जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल चल चुका था, और उन लोगों का अब निर्णय करना था। ऐसे में कमांडर इन चीफ का एक निर्णय ये था लॉर्ड मिंटो को कि सख्त से सख्त सजा दीजिए। एक उदाहरण सेट कीजिए।
विलियम बेंटिक का ये कहना था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखिएगा, मॉडरेट सजा देने का काम करिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कहना था कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन से काम करिए, घटना दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पर यही डिसाइड किया कि इस समय मॉडरेट बिहेवियर ही करना होगा। उन्होंने कोर्ट मार्शल चलने के बाद जो नॉर्मल सजाएं बनती थी, उसके बाद निर्णय लिया कि ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना फायर की जाएगी, ना आपको मस्टर्ड से उड़ाया जाएगा, बम से उड़ाया जाएगा। हाँ, आज के बाद आप किसी भी तरह से आर्मी में दोबारा रिक्रूट नहीं हो सकते, ये निर्णय लिया जाता और यहाँ से आपको जाना होगा। इसके बाद ये बंगाल चले गए और बंगाल में 1807 में अपना दफ्तर संभालने के बाद ये कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं वो आपको याद रखना है। आपको समझ आ गई मैलोर की म्यूटनी, इसका मैं आपको 1857 से एक समन्वय समझाता हूँ। चलिए अब हम समन्वय को समझने का प्रयास करते हैं 1857 और वेल्लोर की म्यूटनी के बीच में। मुद्दे की बात यह आ जाती है कि ब्रिटिश रूल के दौरान एक चीज समझने में हमेशा गलती हुई जो आज भी हो रही है, आपको जोड़ के बता देते हैं। देखिए, धर्म, संस्कार और प्रथाएं ऑर्गेनिकली जन्मी होती हैं। ये समय दर समय चरणबद्ध तरीके से फेज मैनर में ग्रोथ होती है सोसाइटी के वाया। हाँ, इसमें कई बार कुछ सोसाइटल ग्रुप डोमिनेंट होते हैं, उनकी मोनोपोली चल जाती है और प्रथाएं उनके मुताबिक बन जाती है। जैसे शूद्रों को कभी भी मंदिरों में जाने नहीं दिया गया, उन्हें वेद पुराण ग्रंथ पढ़ने नहीं दिए गए। इस तरह की प्रथाओं का जन्म भी ऑर्गेनिकली हुआ समय के साथ, लेकिन इसमें डोमिनेंट ग्रुप ने रोल प्ले किया और इसने एक ग्रुप को हमेशा डिप्राइव रखा इन चीज़ों से। लेकिन मुद्दे की बात, ये चीज़ें लंबे काल में उत्पन्न हुई। इसी तरह से कुछ मंदिर हैं जहाँ पर औरतों का जाना वर्जित है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैन जा सकते हैं, और साबरीमाला का एक कोर्ट का वर्डिक्ट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जो चीज़ सदियों में ऑर्गेनिकली बनी है, उन्हें रातों रात आप एक लॉ पास करके या वाया द डिसीजन ऑफ द कोर्ट खत्म अगर करते हैं तो आपको इसी तरह का वायलेंस दिखेगा, क्योंकि कोर्ट और लॉ मेकिंग बॉडी लोगों के लिए। ऐसे में हमें राजा राममोहन राय को भूलना नहीं चाहिए। यस, वी नीड लॉ टू एनफोर्स गुड एस्पेक्ट। Yes, we need judicial decisions to enforce some kind of good, but the thing is, we need atmosphere, we need the will of the people। और वो कैसे आती है? जब हम लोगों का समन्वय करते हैं। इसलिए राजा राममोहन राय ने पहले ग्रंथ पढ़े भारत के, पहले वेद पुराण शास्त्रों को स्टडी करके उनसे लोगों को कोट किया कि ये प्रथा अगर ऑर्गेनिकली जन्मी है इन ग्रंथों के आधार पर, तो इन ग्रंथों में तो इसका विवरण उस तरह से मिलता ही नहीं, तो इसका अंत करना अब लाजमी है। जब यहां से लोगों में स्वीकृति हुई, तभी विलियम बेंटिक का एबोलिशन ऑफ सती का कानून भी पूर्णतः लागू हो पाया। समन्वय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ब्रिटिशर हर बार फेल हुए। उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि ठीक है, वो एक इंपीरियल पावर के तौर पर तो भारत में है, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी है और जो इंडियन बटालियंस उसके तहत काम कर रही हैं, वो लोग सैलरी के तौर पर तो एक मर्सनरीज के तहत आपके अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक कस्टम कल्चर मैनर है, और उनके इन एरियाज को जब भी आप कन्वर्ट करना चाहेंगे या इम्पैक्ट करना चाहेंगे, ऐसे में उनका समन्वय जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनकी राय सुझाव लेना जरूरी है, यानी कि एकोमोडेट करना पड़ेगा। जब जब ब्रिटिशर्स ने ये नॉन एकोमोडेटिंग स्टेप्स अपनाए हैं, तब तक उनको म्यूटनीज और वायलेंस झेलना पड़ा है, और ये शुरू से अंत तक रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल इस वेल्लोर की म्यूटनी से ही ये जस्टिफाई हुआ। तो तब से लेकर के आज दिन तक इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड कंट्री में एक चीज तो एस्टैब्लिश है, जब भी आपको कोई कानून क्रियान्वित करना है, अगर तो वो इस तरह के विचार, मत या धारणाओं को प्रभावित करता है, बेहतर यह होता है कि आप समाज की सोच को परिवर्तित करें। आप गहराई से जाकर के समाज जो कि ऑर्गेनिकली उन चीज़ों को कन्वर्ट ले चुका है, ग्रहण कर चुका है, उन्हें ऑर्गेनिकली बदलने के लिए एक सच का दर्पण उनके सामने रखें, और फिर ही कानून भी लागू हो सकते हैं और उनकी मान्यता भी होगी। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप वायलेंस देखेंगे, अपने ही लोगों को अपने विरुद्ध देखेंगे। यह म्यूटनी ऑफ वेल्लोर सिखा के गई, लेसन सीखा नहीं गया, और ये 1857 में रिपीट हुआ। ओके, अब हम लॉर्ड मिंटो के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके द्वारा फिर क्या होता है और नेक्स्ट कौन से ये स्टेप्स अपनाते हैं। देखिए, इस समय में एक खास चीज ये हुई, मैप लगा ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वर्ल्ड का। देखिए, वेलेस्ली के समय से ही आप सबको पता है कि फ्रांस के नेपोलियन के अटैक का एक थ्रेट हमेशा से बना रहा, और ये मिंटो के ऊपर जिम्मा आता है कि ये थ्रेट को 100% एलिमिनेट करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। फॉरेन पॉलिसी के तहत इस समय में कुछ बड़े बदलाव होते हैं। वो बदलाव क्या आ जाते हैं उनको समझते हैं। देखिए, होता ये है कि इस टाइम पर रशिया और नेपोलियन के बीच में तिलसित की ट्रीटी हो जाती है, द ट्रीटी ऑफ द तिलसित।
स्टेसिस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड होता है दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और हम ईरान होते हुए अफगानिस्तान के हेरात से बाहर एंटर करेंगे। ये प्रयास उन दोनों के बीच में चल रहे होते हैं। ऐसे में अब मिंटो के सामने सबसे बड़ी परिस्थिति ये खड़ी है कि ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और बाकी सारे एरियाज को तो वैलेजली सिक्योर करके चला गया है। इन सारे एरिया से तो एंट्री हो नहीं सकती है, सब कुछ रुका पड़ा है। अगर कहीं से एंट्री हो सकती है तो वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सेव करना है और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर सबसे इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर बैठे हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह। अब उनकी कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब को लेकर के एक पर्सनैलिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो ईरान के शाह थे, यानी कि पर्शिया के शाह हुआ करते थे, इन शाहों के साथ मुगलों के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे एक टाइम पर, और बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश रहा था इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में। और बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और वो बैलेंस ऑफ पावर किनके बीच एस्टेब्लिश रहता था? तुर्किश, यानी कि उज्बेक, ईरान, उसके बाद यहाँ पर उज्बेक हो गए, यहाँ पर तुर्की हो गए, यहाँ पर ईरान हो गए और यहाँ पे इंडिया। तो हमेशा से एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहा है। और सेंट्रल एशिया और ईरान के बैलेंस ऑफ पावर को मुगल रूलर बहुत कंसिडर करते थे, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का टर्बुलेंस सेंट्रल एशिया के और वेस्ट एशिया के बैलेंस ऑफ पावर पर ही डिपेंड करता था। और इसकी वजह से अगर कभी भी वहाँ का बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ता था, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी सिक्योर नहीं रहता था। और अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ब्रेच होता था तो दिल्ली जाने में देर नहीं लगती थी। लेकिन लेटर मुगल के समय में मोहम्मद शाह का समय चल रहा था, और ऐसे में जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होनी थी, उसके कुछ समय पहले ही शाहों के साथ रिलेशन बिगड़ने शुरू हो गए थे मुगलों के। लेकिन औरंगजेब गद्दी पर था, सख्त शासक था, तो शाह कुछ कर नहीं पाए। औरंगजेब के चले जाने के बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक शीर, मोहम्मद शाह, इस तरह के शासक आए और मोहम्मद शाह का समय चल रहा था। ऐसे में ईरान के शाहों में नादिर शाह के सहारा अटैक किया जाता है इंडिया में, और 1739 53 डेज तक इंडिया में रहता है दिल्ली में, और दिल्ली को लूटता है जबरदस्त तरीके से। यहाँ से धन लेकर के जाता है, कोहिनूर ले जाता है, मयूर सिंहासन ले जाता है जो शाहजहां का पीकॉक थ्रोन हुआ करता था, ये सारी चीजें यहाँ से ले जाता है, और लगभग 18,000 औरतों को एब्डिक्ट कर करके ले जाता है। इसके वापस जाने पर भी इसे लूटने का काम सिखों ने ही किया था पंजाब की टेरिटरी में। और ये जो 18,000 औरतें एब्डिक्ट की गई थी, इन्हें छुड़वाने का काम भी सिखों ने किया था। पॉलिसी यह अपनाई जाती थी कि जो उन दिनों का दौर रहता था जिन दिनों में चंद्रमा घटता है, तो मिडनाइट, क्योंकि ट्वाइलाइट नहीं रहती है, इवनिंग की ट्वाइलाइट और मॉर्निंग ट्वाइलाइट नहीं रहती है, इसलिए 12 बजे के समय में गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस करते हुए उन औरतों को छुड़ाने का काम किया करते थे। इसलिए सिखों के साथ 12 बजे की घटना का विवरण जोड़ करके इस्तेमाल किया जाता, और करण जौहर ने इसे कहाँ तक पहुंचा दिया आपको पता है। तो ये एक तरह का बहुत ही ग्लोरीफाइंग एक्ट था और ह्यूमैनिस्टिक एक्ट था जो उस समय में कंडक्ट किया जाता था सिखों के द्वारा। तो शुरू से ही हरास करने में नादिर शाह को और शाहों को फेमस है सिख। चाहे दिल्ली उनके प्रति झुक भी जाती थी, सिख नहीं झुकते थे। समा आगे बढ़ा, नादिर शाह का जर्नैल हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली, और अब दुर्रानी हाउस एस्टेब्लिश है। इसे हम अहमद शाह दुर्रानी भी कह सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ दुर्रान कह सकते हैं। इसने अपना ऑपरेशन लैंड बनाया अफगानिस्तान को, और इसके वंशज आगे अफगानिस्तान से रूल करेंगे। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है, अहमद शाह अब्दाली की लगातार भारत में एंट्रियां होती रहीं नादिर शाह के बाद। 1748 से लेकर के ये कई बार भारत की तरफ आया, जिसमें से इसके 5, कहीं कहीं पर 6, इसने 5 से 6 रेड इंडिया में की हैं, और ये 6 की 6 रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर रेड के दौरान इसके वापस जाने पर अगर किसी ने इसको हरास किया है तो वो सिख हुआ करते थे, सिख कबाइले, और सिख कबीलों ने से हर बार हरास, इसका धन लूटने का काम किया है। अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। 1761 की पानीपत की तीसरी बैटल के बाद, मराठों को हारने के बाद, पंजाब एक तरह से अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल में ही था। यहाँ पर ये अपना अरेंजमेंट करके गया, लेकिन इस समय तक अहमद शाह अब्दाली के वापस चले जाने के बाद उसके अरेंजमेंट पंजाब में वीक पड़े, और 1760 से 1770 का ही समय था जब सिखों ने खुद को ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्फेडरेसी के तौर पर। यानी कि कोई लीडर उस लेवल पर नहीं है, लेकिन कॉन्फेडरेसी है। हाफ वॉरियर और हाफ रिलीजियस कौम के तौर पर सिख उभरे, और उन्होंने सच्चे पातशाह को मेमोराइज करके उन्हीं के तहत शासन करने का बेड़ा उठाया और ह्यूमैनिटी के नाम पर काम करने को सीखा। ऐसे में इन्होंने अपने आप को कॉमन ब्रदरहुड में ऑर्गेनाइज किया, और ये कॉमन ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पे खड़ी थी, भाईचारे के प्रिंसिपल पर। और इस फ्रेटर्निटी को डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। नदियों को सहारा माना गया डिवीजन के बीच में, और इसी फ्रेटर्निटी को मिसल कहा जाता है। तो लगभग कई मिसलें बनी, जिनमें से इंपॉर्टेंट लीड करने वाली 12 मिसलें हुआ करती थी, और हर मिसल के द्वारा लोगों के द्वारा अपना एक चीफ चुना जाता था।
ये नॉर्मल टाइम में तो लोगों के बराबर का ही रुतबा रखता था, लेकिन वॉर के टाइम पे ये लीड करता था और मीटिंग्स एंड प्लानिंग के दौरान पर भी ये शिरकत करता था, लीड करता था। पर अदरवाइज इट वाज सेम स्टेटस होल्डर लाइक द मिसल। और मिसल के जो लोग हुआ करते थे गुरमत, गुरमत के द्वारा फैसला लिया जाता था, लीडर उस डिसीजन को फॉलो किया करता था। एक तरह का एक यूनिक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पर मिसलों में देखने को मिलता था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ करता था इनका। ऐसे में चरत सिंह के तहत एक शुक्रचकिया मिसल होती थी, वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। उसने अपने आसपास की किंगडम्स को, यानी कि आसपास की मिसलों के एरिया को एनक्रोच करना शुरू किया। उसकी इसी एक्सपेंशनिस्ट और एग्रेंडाइज पॉलिसी को उसके बेटे महासिंह ने फॉलो किया और 1792 में महासिंह के निधन के बाद उसके एकमात्र बेटे रणजीत सिंह ने इस पॉलिसी को बहुत विगरसली आगे बढ़ाया। रणजीत सिंह के द्वारा तेजी से खुद को कंसोलिडेट किया गया 1792 से लेकर के, और अब 1804-5 का टाइम है जब रणजीत सिंह लगातार सतलुज नदी के नीचे आना चाहता है। और इस समय में सतलुज और यमुना के बीच का ये जो इलाका हुआ करता था, इसे सरहिंद कहा जाता था। सतलुज और यमुना के बीच के इलाके को सरहिंद कहा जाता था। और सतलुज के ऊपर से सतलुज के नीचे आने तक सरहिंद में कई सारी सिख प्रिंसिपैलिटीज हुआ करती थी, कई सारे सिख चीफ हुआ करते थे। इस कहानी को समझना अब हमें जरूरी है, तभी सारी सिचुएशन हमें क्लियर होगी। ये कहानी क्या है, देखिए जब हम सतलुज से यमुना के बीच की इन चीफ प्रिंसिपैलिटीज की बात करते हैं, इसी में जींद आता है, नाभा आता है, पटियाला आता है, कई तरह की प्रिंसिपैलिटीज आपको देखने को मिलेगी। अब होता क्या था, रणजीत सिंह बार बार सतलुज को क्रॉस करके इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई रीजन चाहिए था और खुद को ओवरलॉर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए सर्कमस्टांसेस बनाने की आवश्यकता थी। ऐसे में नाभा और पटियाला के बीच में कंफ्लिक्ट अक्सर रहा करते थे और नाभा के शासकों के द्वारा ही रणजीत सिंह को निमंत्रण दिया गया। रणजीत सिंह सतलुज के नीचे आए, नाभा और पटियाला के बीच में मध्यस्थता की, और ये एक तरह का लेजिटिमाइजेशन था रणजीत सिंह का कि रणजीत सिंह ओवरलॉर्ड हैं इन पर्टिकुलर कई सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज के। समय आगे बढ़ा, पटियाला की रियासत के अंदर राजा और रानी के बीच में कंफ्लिक्ट चला। पुत्र को किस तरह से संपत्ति दी जाए, कितना खर्चा मिलना चाहिए, ये तय किया करने के लिए फिर से रणजीत सिंह को बुलाया गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बेटा है इसे 50,000 रुपया एनुअली दिया जाए इसके रख रखाव के लिए। ऐसे में बदले में रणजीत सिंह को डायमंड नेकलेस और ब्रास गन भी दी गई। दैट ब्रास गन वाज वेरी फेवरेट ऑफ द रणजीत सिंह। अल्टीमेटली ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन दिल्ली का ब्रिटिश रेजिडेंट इन चीजों को चुप करके ऑब्जर्व कर रहा था और वो इस एरिया में दखल नहीं कर रहा था। उसे दखल करना बनता था, क्यों, इसे समझते हैं। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, हुआ ये करता था कि 1771 में महादजी सिंधिया इलाहाबाद गए और इलाहाबाद के किले से सम्राट शाह आलम को दिल्ली ले आए। महादजी सिंधिया की सेना को फ्रेंच जर्नैल प्रिपेयर कर रहा था और फ्रेंच जर्नैल का नाम था पैरॉन। पैरॉन के द्वारा महादजी सिंधिया की सज्ज की गई उस सेना और उस सेना के द्वारा किए गए कैंपेन के माध्यम से सिंधियाओं की टेरिटरी एक्सटेंड होती चली जा रही थी। और एक समय पे सिंधियाओं की टेरिटरी कहाँ तक चली गई, सतलुज। सिंधिया सतलुज तक पहुंचे हुए हैं और सिंधियाओं के तहत इन सिखों ने, समय देखिए 1770 ऑनवर्ड सिंधिया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वापस गया है, तो जहां पर उसके रियून पे सिख खड़े हो रहे हैं वहीं पर उसके रियून पे सिंधिया भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब्दालियों ने पानीपत के युद्ध में किनको हराया था, मराठों ने। तो मराठों का तो शुरू से दखल रहा है पंजाब में, पहले डे 1 से मराठा दखल करते रहे पंजाब में, उन्हें पंजाब चाहिए था। और कुल मिलाकर के अगर हम पंजाब की बात करें तो पानीपत का युद्ध भी तो सतलुज के नीचे और यमुना के बीच में हो रहा है, मैं इसे ही तो सरहिंद का इलाका कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के सिंधियों का दखल डे 1 से रहा। अब सिंधिया यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और जितनी भी सिख प्रिंसिपैलिटीज हैं वो अपनी एलिगेंस शो कर रही हैं सिंधिया के प्रति, और सिंधियाओं को ओवरलॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया गया। सिचुएशन चेंज हुई 1803 वेलेस्ली के अधीन नॉर्दर्न ब्रांच को मैनेज करते हुए लॉर्ड लेक ने मुगल सम्राट को सिंधियाओं की जकड़ से मुक्त करा करके अपने अधीन ले लिया और सिंधिया भी हार गए। अब जैसे ही सिंधिया हारे और मुगल सम्राट अब अंग्रेजों के अधीन है, जो 1857 तक अंग्रेजों के ही अधीन रहेगा, ऐसे में यमुना से सतलुज तक का ओवरलॉर्ड अब कौन हो गया, बाय रूल ब्रिटिश। क्योंकि अगर सिंधिया ओवरलॉर्ड थे तो सिंधिया हार जाने के बाद बाय रूल अब ओवरलॉर्ड कौन हो गए, तो ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स एक तरह से ओवरलॉर्ड हैं, लेकिन दिल्ली का रेजिडेंट इस पे कोई कॉल नहीं दे रहा है। और महाराजा रणजीत सिंह की लगातार इंटरवेंशन सरहिंद के इलाके में यह सिद्ध कर रही थी महाराजा रणजीत सिंह को कि शायद ब्रिटिशर्स ही महाराजा रणजीत सिंह को लेजिटिमेट रूलर मान रहे हैं इस एरिया का और वो दखल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, रेजिडेंसी की तरफ से फोकस उस लेवल पे नहीं किया गया, वेलेस्ली दूसरे कामों में व्यस्त था। अब मुद्दे की बात यह है कि 1805, 6, 7, 8 के दौरान ये जितने भी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कैंपेन होंगे, ऐसे में लॉर्ड मिंटो का जब भारत में एंट्री होगी, लॉर्ड मिंटो इस चीज को लेकर के अलार्म्ड होगा। लॉर्ड मिंटो जब प्रयास करेगा और नई प्लानिंग करेगा कि मुझे किसी तरह से महाराजा रणजीत सिंह को सीमित करना है, ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह
इन परिस्थितियों को पहले ही भांप जाएंगे और अपनी ही तरफ से एक लेटर मिंटो को भेजेंगे। सबसे पहला साहस उनका ये था कि सीधा लेटर एड्रेस कर दिया गवर्नर जनरल को, बीच में कोई मीडिएटर ही नहीं रखा, और उसमें सीधा कहा गया कि भारत में जो दो पावरफुल पावर हैं, एक आप और एक मैं, हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। तो मिंटो पहले खड़क गया ये सुन करके कि दो पावरफुल पावर, मतलब एक तुम भी पावरफुल हमारे बराबर के। दूसरी बात उन्हें समझाया गया कि जैसे कि मेरा इलाका यमुना तक आ जाता है, इसके आगे के इलाके में मैं आपको श्योर करता हूँ यमुना तक के इलाके को मैं अच्छे से मैनेज करूंगा। उन्होंने पहले तो मिंटो ने सोचा कि मतलब यमुना तक का इलाका तुमने खुद ही अपने नाम लगा लिया और उसके आगे का इलाके में तुम नहीं इंटरवीन करोगे, तुम कौन होते हो कहने वाले। और दूसरी बात, तुम मैनेज अच्छे से करोगे यमुना तक के इलाके को तो पहले तुम्हें मिलेगा तो तुम मैनेज करोगे ना, मतलब तुम ये कह रहे हो। और तीसरा ये कह दिया कि यमुना तक के इलाके में राज्याभिषेक मेरा हो चुका है और मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत बेहतरी से करूंगा, कहते राज्याभिषेक भी खुद ही। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये 24 से 25 साल का एक घमंडी है, लेकिन ये माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी है, डिप्लोमेसी इसकी बहुत स्ट्रांग है। एशिया में अगर हमारे बराबर की आर्मी कोई रखता है तो वो ये रखता है। आर्टिलरी का शौकीन है, जिन भी प्रिंसिपैलिटीज पर अटैक करता है उनसे धन लूटने की बजाय उनकी आर्टिलरी लूट कर ले जाता है। बंदूकों का, एमिनेशन का, आर्म्स का शौकीन है। लाहौर में एमिनेशन हाउस भी बना रखा है। इसकी डिप्लोमेसी का मैं कायल हूँ। अगर ये कहीं आक्रमण कर गया दिल्ली पे तो दिल्ली गई, इससे बचना अनिवार्य है, इसको मैनेज करना पड़ेगा वरना काम खत्म। ऐसे में चार्ल्स मेंटकाफ को भेजा गया कि इनसे बातचीत करके आओ। अब चार्ल्स मेंटकाफ 1808 रणजीत सिंह के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजे गए हैं। कसूर जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी गाना आपने सुना होगा। कसूर में कैंप लगा हुआ है, रणजीत सिंह वहां बैठे हुए हैं। वो पहले ही भाग गए हैं कि मिंटो ने मेंटकाफ को क्या लिख करके भेजा, तो वो सस्पिशियस है। अच्छे से दरबार में स्वागत नहीं किया तो उल्टी स्माइल के साथ, और उनको पता था कि तुम क्या लेकर के आए। उसे बैठाया, लस्सी परोठे सब खिलाए, लेकिन लेटर नहीं लिया। लेटर लिया नहीं, एक्नॉलेज नहीं किया, पढ़ा नहीं। ऐसे में कैंप डिसबैंड करके निकल गए फिर से सतलुज के नीचे सिंध के इलाकों में अटैक करने के लिए। मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि तुम मेरे कैंप में बैठे हो, लेटर ले करके बैठे हो, और मैं जानता हूँ लेटर में क्या है। तुम्हारे सामने उठ करके जा रहा हूँ सतलुज के नीचे आक्रमण करके, जितनी बंदूकें पैसा जो चाहिए मैं ले करके आऊंगा। मेंटकाफ देख रहा था कि ये तो कंट्रोल आने वाले नहीं है, क्योंकि मेंटकाफ को दो काम कराने थे और मेंटकाफ जानता था कि मिंटो ने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है जो इस प्लेनेट पे किसी की नहीं होगी। पहला उसने मुझे ये कहा है कि तुम्हें जाकर के रणजीत सिंह को ये कहना है कि यमुना नहीं, आपकी टेरिटरी सतलुज है। और जब मैं ऐसा कहूंगा उसके बाद तो जो होगा वो अलग बात है। लेकिन दूसरी शर्त मिंटो की ये है कि रणजीत सिंह को मनाओ कि फ्रांसीसी अटैक ना करें और रणजीत सिंह उन्हें अपना बेस बनने नहीं देंगे। मतलब पहले तो मैं रणजीत सिंह को ही डिसएडवांटेजियस कर दूं, यमुना से उठा के सतलुज करूं, ऐसे में सामने वाला मुझे गोली देगा। उसकी बजाय मुझे उससे ये लेना है कि वो मेरे साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी करे और मुझे ये प्रॉमिस दे कि फ्रेंच यहाँ से एंटर नहीं होंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिक्योर है। कहता एक बार में ये दो काम करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेंटकाफ कसूर से वापस नहीं आया, वो वहां से अमृतसर निकल गया। रणजीत सिंह अपना हुनर दिखा रहे हैं कि देख मैं कैसे कैंपेन करता हूँ। और रणजीत सिंह की एक आदत थी, युद्ध के बीचों बीच ही कई बारी वो अपनी अमृतसर में अपने आखेट, खेल, स्पोर्ट्स, इन चीजों के लिए एकदम से रिट्रीट कर जाया करते थे और वो चले गए सीधा अमृतसर। और मेंटकाफ भी अमृतसर में बैठा हुआ है। अब अमृतसर में हुआ ये कि रणजीत सिंह ने दरबार सजाया, मेंटकाफ लेटर लेके बैठा लेकिन एक्नॉलेज नहीं। मदिरा पान चल रहा है, बाकी चीजें भी चल रही हैं, 12-1 बजे का समय, मदमस्ती हो चुकी है। लेटर पढ़ा हुआ है लेकिन एक्नॉलेज नहीं। सुबह हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कोई चक्कर नहीं, लेटर पढ़ लेंगे, तुम जो लेके आए हो पता है, तुम रखो अभी। तो मेंटकाफ मिंटो को ये कह रहा है कि एक्नॉलेज कर ही नहीं रहे, मतलब पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसे में रणजीत सिंह की उस समय की एक मुस्लिम मिस्ट्रेस हिंदू ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार कर देती हैं। हिंदू समाज अमृतसर का पूरा बखेड़ा खड़ा कर देता है। ऐसे में पंजाब का बनारस अमृतसर को कहा जाता था। जैसे भारत का बनारस है ऐसे पंजाब का बनारस है। ब्राह्मणों के द्वारा रूल पास कर दिया जाता है, दुकानें बंद, चक्का जाम, बाजार सख्त। रणजीत सिंह इस सिचुएशन को भाप जाते हैं कि रिलीजियस टर्बुलेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और अगर ये हुआ तो बहुत नुकसान होगा। वो फरमान जारी करते हैं कि सिचुएशन इमीडिएटली स्टेबल की जाए, लेकिन ब्राह्मण धरने पर रहते हैं। उनका कहना यह है कि आप दावा करते हैं कि आपका सेकुलर स्टेट है, लेकिन फिर इस तरह से हमारी बदखोरी कैसे की गई। रणजीत सिंह इस समय में इस परिस्थिति से निपटना नहीं चाहते। वो अमृतसर को देखते हैं कि एक खास तरह के टर्मोइल में जा रहा है, लाहौर चले जाते हैं। वो लाहौर चले जाते हैं, वहां पर जाकर के चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन अब मेंटकाफ का लेटर पढ़ा जाएगा, उसका एक रीजन है। मिंटो की तरफ से एक और लेटर आता है। लेटर बहुत स्ट्रेट है, बिल्कुल लैंग्वेज डिसिप्लिन्ड है, लेकिन इट वॉज वेरी स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि मिंटो उस समय अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जर्नैल को ऑर्डर दे चुका होता है कि सारी सेना सज्ज करके सतलुज के किनारे पहुंचो। सेना सज्ज होकर के सतलुज के किनारे पहुंच चुकी होती है। एक लेवल पर अमृतसर में टर्बुलेंस हो चुका है
और रणजीत सिंह इस समय किसी भी तरह से खुद की एनर्जी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे अंग्रेजों के साथ युद्ध करके, क्योंकि वो ये अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि सो मेनी टेरिटरीज, कश्मीर है, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, सिंध, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अगर चाहूँ तो मैं जीत सकता हूँ। और वो शुरू से ही चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ एक फ्रेंडशिप हो। जब रणजीत सिंह ने यह भांप लिया कि सतलुज के किनारे जितने भी चीफ और प्रिंसिपलिटीज थी सिखों की, जींद है, पटियाला है, ये मिल चुके हैं जाकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जर्नैल जो कि अंग्रेजों की तरफ से, तो अल्टीमेटली सेना वहां पर भी मजबूत है, सेना मेरी मजबूत है, ध्वंस जबरदस्त होगा और ऊपर से अमृतसर में इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा पड़ा है, ये चीजें सेटल नहीं है। रणजीत सिंह अमृतसर आते हैं मेंडकाफ के साथ, अब बातचीत होती है और इस बातचीत के तहत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है 25 अप्रैल 1809। फाइनली लेटर एक्नॉलेज किया जाता है और इस ट्रीटी के तहत क्लियर कट मेंशन होता है कि यहाँ से अगर सतलुज निकलती है तो हम ऐसे खड़े होकर देखेंगे कि सतलुज का राइट बैंक आपका, आप कभी भी राइट बैंक से नीचे नहीं आएंगे, और सतलुज का लेफ्ट बैंक हमारा, ब्रिटिशर्स का। सरहिंद हमारा है, सरहिंद की सारी रियासतें सिखों की हमारी हैं, पटियाला है, जींद है, नाबा है, ये सब हमारे हैं। आप इन्हें एज अ वासल ट्रीट नहीं करेंगे, इनसे आप ट्रिब्यूट नहीं लिया करेंगे, आप इनकी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस में इंटरवीन नहीं करेंगे, आप इनके सक्सेशन के अधिकार में दखल नहीं करेंगे, और आप इनके डिस्प्यूट को, फैमिली को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। ये सब हम देखा करेंगे क्योंकि बाय रूल ये हमारे वासल है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि सतलुज के राइट बैंक के आगे हम कभी नहीं आएंगे, नदी पार नहीं करेंगे, और सतलुज के राइट बैंक के आगे आप जो कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप करिए। महाराजा रणजीत सिंह को ये चीजें सफल लगती हैं। प्रॉमिस ले लिया जाता है कि फ्रेंच अपरेटस को आप खत्म करेंगे, अगर वो हमारे काम करे के खिलाफ तो आप निरस्त करेंगे। अफगानिस्तान के साथ हम ऑन बोर्ड आएंगे और वहां से कोई एन रूट हो सके फ्रांसीसियों का, इस चीज को हम रोकेंगे। आप किसी भी तरह से इन यूरोपियन और फ्रांसीसी पावर्स को अपने लैंड को यूज नहीं होने देंगे, उन्हें उस लेवल पर शेल्टर नहीं प्रोवाइड करेंगे कि वो हमारा नुकसान करें। रणजीत सिंह के साथ हुई ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी इंडिया की अंग्रेजों के द्वारा की गई किसी राजा से सबसे भव्य ट्रीटी है। क्यों? एकमात्र ट्रीटी जो 30 साल तक बिना ब्रज के चली, ना रणजीत सिंह ने ब्रज किया, ना ब्रिटिशर्स ने ब्रज किया। अल्टीमेटली 1839 तक, जब तक रणजीत सिंह का निधन नहीं हुआ, ट्रीटी को कोई लॉस नहीं हुआ और 30 साल तक भव्य रूप से चलती रही। यही ट्रीटी थी जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को एक पैरेलल इंडिया के बराबर का लैंड जीतने का मौका दिया। रणजीत सिंह ने देखा कि एक ही खतरा था साउथ में, अंग्रेज सतलुज के पार अब कभी आएंगे नहीं, प्रॉमिस है, कश्मीर जीतूंगा, सेंट्रल एशिया, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, सिंध, सारा इलाका जीत करके इधर एक इंडिया है, मैं उधर अपनी एक किंगडम बनाऊंगा पैरेलल साइज की, और मैं सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स पे रूल करूंगा। तो अल्टीमेटली रणजीत सिंह इस तरफ एक्सपैंड हुए। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, टू काउंटर द फ्रेंच menace एंड टू काउंटर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह, चार्ल्स मेंडकाफ के द्वारा 25 अप्रैल 1809 में फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की जाती है। सरहिंद अंग्रेजों को मिलता है, सतलुज बॉर्डर बनता है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, और सतलुज का लुधियाना ही अंग्रेजों की ब्रिगेड का उस समय का फ्रंटियर डिक्लेयर होता है, और 1839 तक अंग्रेजों का यही फ्रंटियर है जो कंटिन्यू होता रहता है। फाइनली यह फ्रंटियर ब्रेच होता है जब एंग्लो सिख वॉर होनी शुरू होती है 1844-45, 1846-48, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब अनेक्स कर लिया जाता है। ओके, अब लॉर्ड मिंटो के तहत ही दूसरा काम, एल्फिंस्टन जाएंगे अफगानिस्तान, माने कि काबुल।